अगर बॉडी में शुगर बनेगा और सेल के अंदर जाएगा तब कोई और प्रक्रिया शुरू होगी, और इसको बॉडी के अंदर लेके जाने वाला, सेल के अंदर लेके जाने वाला जो चाबी है वो इंसुलिन है। और इंसुलिन की ही मेटाबॉलिक एरर को हम डायबिटीज कहते हैं। कि लोगों को लगता है कि अगर इंसुलिन लग रहा है तो टाइप 1 है, नहीं तो टाइप 2 है। ऐसा नहीं है। टाइप 1 में आपकी अपनी इम्यूनिटी उन सेल्स पे अटैक करके उसे खराब कर देती है। हर तीसरे चौथे इंसान को डायबिटीज हो रही है और उनको पता ही नहीं कि वो डायबिटिक है। आपने समय देख लिया कि मेरे को ऑफिस जाना है और मेरे को खाना खाना है, आपने उस समय खाना खाया और वो खाना अच्छे से नहीं डाइजेस्ट होगा क्योंकि आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम ही नहीं है। और जब वो ऐसा डाइजेस्ट नहीं होगा, ना तो वो मल बन सकता है और ना ही आपके काम आ सकता है, तो बॉडी में घूमता रहेगा। और ऐसे में घूमते घूमते अगर वो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स में फंस गया तो वो धीरे धीरे काम करना छोड़ देंगे। कई लोग बोलते हैं कि जो टाइप 1 है वो पैदाइशी होती है, तो क्या बाद में भी टाइप 1 हो सकती है? बिल्कुल, लाइफ के किसी भी स्टेज में टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है क्योंकि ये ऑटोइम्यून है। आपकी अपनी ही इम्यूनिटी जरूरत से ज्यादा एग्रेवेट होकर आपके बीटा सेल्स को खराब कर रही है। और जनरली ये देखा गया है कि टाइप 1 डायबिटीज के साथ साथ आपको थायराइड और IBD मतलब आपकी गट में इन्फ्लामेशन हो जाना, जिससे आपको लूज स्टूल या स्टूल में ब्लड आना, ऐसी समस्या कंपनी करती हैं। डाइटिंग करते हैं इसके लिए कि कम खाएंगे तो हम जो है डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप कम खाओगे तो आपकी बॉडी में वैसे भी मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो रहा है क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज ही नहीं दे पा रहा जी। तो विद टाइम आपकी बॉडी प्रोटीन लॉस करना शुरू कर देगी। आपका मसल मास, जो कि हम बाइसेप्स हैं, थाइज हैं, काफ मसल्स हैं, वो पतले होते जाएंगे। तो आप देखोगे डायबिटीज के जो बहुत पुराने केसेस होते हैं, जिनको 20 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, वो बहुत लीन दिखते हैं, सेंट्रली ओबीज होते हैं, लेकिन उनके आर्म्स और ये लिम्स जो हैं, टांगे हैं, बाइसेप जैसे मैंने बताया, पतले दिखना शुरू हो जाता है क्योंकि उन्होंने मसल लूज कर दिया होता है उसमें। अगर आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, काफी समय से बढ़ रहा है, तो इवेंचुअली आपकी बॉडी के प्रोटीन को डीनेचर कर देगा, खराब कर देगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको ब्लड वेसल्स और आपके ऑर्गन्स खराब होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले अटैक करता है ब्लड वेसल्स पे और नर्वस सिस्टम पे, मतलब नर्व्स पे। इनको खराब कर दिया तो पूरी बॉडी उसके बाद लाइन लगा के एक एक ऑर्गन खराब होता चला जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि इसका जो टेस्ट है वो उस पे हम रिलाई कर सकते हैं, कई लोग बोलते हैं कि इस पे रिलाई नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू पे रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये ककेशियन लोग, जो गोरे लोग हैं, उनके हिसाब से सेट की जाती है। क्योंकि जितनी भी रिसर्चेज हैं ये सारी US UK यहाँ पे होती है। जैसे 100 से कम होना चाहिए आपका फास्टिंग, 140 से कम होना चाहिए आपका पोस्ट प्रेंडियल मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद का। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट हमारे ऊपर लागू होता है नहीं होता है, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता एक्चुअली। सिर्फ ये तीनों में से कोई 2 टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, लेकिन आपके HbA1c, फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल नॉर्मल है, तो आने वाले 10 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। इनमें से कोई एक पॉजिटिव आता है और बाकी टेस्ट नॉर्मल है, तो आने वाले 15 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है जी। जनरली ये भी ककेशियन लोगों के लिए है, जो कि जो US और UK की रिसर्चेज हैं। हमारे इंडियंस के लिए कितना लागू होता है ये अभी भी नहीं पता। इतनी समस्या बढ़ चुकी है कि आप दवा दे रहे हो लेकिन आराम नहीं आ रहा है, तो उस समय पे पंचकर्मा करना चाहिए। मतलब हम मैनेज कर सकते हैं डायबिटीज? डायबिटीज आयुर्वेदा के साथ क्योर हो सकता है। जो मैंने अभी आपको 3 चीजें बताई हैं, नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर शुभम। डॉक्टर शुभम, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। सर, आज हम डायबिटीज के ऊपर बात करेंगे। डायबिटीज एक महामारी की तरह सामने आ रही है, हर तीसरे चौथे इंसान को डायबिटीज हो रही है और उनको पता ही नहीं कि वो डायबिटिक है। तो पहले मैं ये जानना चाहूंगा, पहले वो गलतियां क्या करते हैं जिन वजह से वो डायबिटीज की बीमारी का शिकार हो रहे हैं? देखिए, डायबिटीज का कारण समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि डायबिटीज बीमारी क्या है। जनरली टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज बताई जाती है। टाइप 1 लोग समझते हैं कि अगर जिसको इंसुलिन लग रहा है वो टाइप 1 बीमारी है और जो मेडिसिन खा रहा है वो टाइप 2 बीमारी है, जबकि ऐसा नहीं है। टाइप 1 एक ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स है। अब दोनों समस्याएं अगर पैथोजेनेसिस मतलब बीमारी बनी कैसे है इस तरह से समझा जाए, दोनों बीमारियां बहुत अलग हैं। दोनों की मैनिफेस्टेशन मतलब इसको नापा कैसे जाएगा कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। अब ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से आपको कोई जानलेवा बीमारी नहीं होती है। अगर हम कुछ अभी मीठा खा लें तो 2 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन आपको इसका मतलब ये नहीं है कि डायबिटीज है। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक एरर है। जैसे मैंने बताया कि इसमें 3 कारण है। एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, दूसरा आपके जो बीटा सेल्स हैं जो कि इंसुलिन बनाते हैं
वो इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बना नहीं पा रहे। कारण क्या है कि उनका सेंसर खराब है। मैं लेमन लैंग्वेज में बताऊं कि जैसे ही शुगर लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं उसको नाप के। अगर वो मीटर खराब हो जाए तो वो नाप नहीं पाते और इंसुलिन बना नहीं पाते। अब तीसरा जो कारण होता है कि इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बन रहा है, लेकिन आपके खाने पीने की वजह से, आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होने की वजह से, आपका लीवर अच्छे से ना काम करने की वजह से वो इंसुलिन अपना काम ही नहीं कर पा रहा है। अब जो शुगर है ये बेसिक ईंधन है। अगर बॉडी में शुगर बनेगा और सेल के अंदर जाएगा तब कोई और प्रक्रिया शुरू होगी और इसको बॉडी के अंदर लेके जाने वाला, सेल के अंदर लेके जाने वाला जो चाबी है वो इंसुलिन है और इंसुलिन की ही मेटाबॉलिक एरर को हम डायबिटीज कहते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि लोगों को लगता है कि अगर इंसुलिन लग रहा है तो टाइप 1 है, नहीं तो टाइप 2 है। ऐसा नहीं है। टाइप 1 में आपकी अपनी इम्यूनिटी उन सेल्स पे अटैक करके उसे खराब कर देती है, जिससे कि वो क्रियाशील नहीं रहते और आपका शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपने पूछा कि लोगों को ऐसा हो क्यों रहा है, इतना ज्यादा हो क्यों रहा है जी। इसका मेन कारण है आपकी डाइट जी। आपका स्लीप पैटर्न, आपके स्ट्रेस लेवल्स। इन 3 कारणों की वजह से आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है। अब ये हो कैसे रहा है? आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है अग्नि का। अग्नि होता है मेटाबॉलिज्म, कि आप कुछ भी खाएंगे उसके बाद वो पकेगा, जलेगा और पक के जो आपको चाहिए वो बनाएगा। अगर आप प्रोटीन खाएंगे वो जल के मसल बनाएगा। अगर आप फैट खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल लेंगे तो वो जल के फैट और कोलेस्ट्रॉल बनाएगा बॉडी में। लेकिन अगर यही मेटाबॉलिज्म खराब हो जाए तो कोई ना कोई बीमारी पैदा करेगा। इसी को हम अग्नि कहते हैं जी। अगर ये मेटाबॉलिज्म आपके शुगर के या इंसुलिन के फॉर्मेशन से खराबी हो रही है, उसमें दिक्कत आ रही है, तो ये डायबिटीज पैदा करेगा। और इसी वजह से आयुर्वेद में बोला गया है कि अग्नि का पालन सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग समय देखकर खाना खाते हैं, भूख लगी हो ना लगी हो, तो उससे जो ऐसे मेटाबोलाइट्स बच जाते हैं बॉडी में, जो ना तो पच के मल बन सकते हैं ना बॉडी के काम आ सकते हैं। कि अगर आपने कुछ ऐसा खाया कि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं था, आपने समय देख लिया कि मेरे को ऑफिस जाना है और मेरे को खाना खाना है, आपने उस समय खाना खाया और वो खाना अच्छे से नहीं डाइजेस्ट होगा क्योंकि आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम ही नहीं है। और जब वो ऐसा डाइजेस्ट नहीं होगा, ना तो वो मल बन सकता है और ना ही आपके काम आ सकता है, तो बॉडी में घूमता रहेगा। और ऐसे में घूमते घूमते अगर वो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स में फंस गया तो वो धीरे धीरे काम करना छोड़ देंगे। कई लोग ये मानते हैं कि जो डायबिटीज है अकेली पैनक्रियाज की खराबी की वजह से होता है, क्या ये सही है? नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि ये अग्नि का, मेटाबॉलिज्म का एरर है। जो पैंक्रियास के सेल्स हैं, यहां में मैं टाइप 2 की बात कर रहा हूं। जो पैंक्रियास के सेल्स हैं वो विक्टिम है यहाँ पे। अब मेरी बात समझ रहे हैं? समस्या वहां से है लेकिन वो भी बीमार है। आपके खाने की वजह से, आपके स्लीप पैटर्न, अगर आप अच्छे से सोओगे नहीं तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होगा, मल अच्छे से नहीं बनेगा। और अगर मल अच्छे से ना बन के बॉडी से बाहर नहीं आया, मल का मतलब सिर्फ स्टूल और यूरिन नहीं है, वो सारे तत्व हैं जो बॉडी में काम के नहीं है और बॉडी ने उसको बाहर निकालना है। जी। ठीक है, अगर वो अच्छे से बाहर नहीं आया तो वो क्यूमुलेट ही होगा, इकट्ठा ही होगा बॉडी में। और अगर जैसे मैंने बताया, वो चांस की बात है, अगर आपके पैंक्रियाज में बीटा सेल्स में वो क्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो क्या होगा कि वो काम करना छोड़ देंगे और इंसुलिन अच्छे से नहीं बन पाएगा। जी। तो इस तरह से टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होगी। जैसे कि आपने बताया, कई लोग बोलते हैं कि जो टाइप 1 है वो पैदाइशी होती है, तो क्या बाद में भी टाइप 1 हो सकती है? बिल्कुल, लाइफ के किसी भी स्टेज में टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून है। आपकी अपनी ही इम्यूनिटी जरूरत से ज्यादा एग्रेवेट होके आपके बीटा सेल्स को खराब कर रही है। और जनरली ये देखा गया है कि टाइप 1 डायबिटीज के साथ साथ आपको थायराइड और आईबीडी, मतलब आपकी गट में इन्फ्लामेशन हो जाना, जिससे आपको लूज स्टूल या स्टूल में ब्लड आना, ऐसी समस्या कंपनी करती हैं। तो ये टाइप 1 आपकी पूरी लाइफ में कभी भी हो सकता है, लेकिन जनरली इसके केसेस यंगर एज में देखे जाते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट भी अलग होना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं कि जो ये मेडिसिन खाते हैं, या फिर कई लोग डाइटिंग करते हैं इसके लिए कि कम खाएंगे तो हम जो है डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप कम खाओगे तो आपकी बॉडी में वैसे भी मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज ही नहीं दे पा रहा जी। तो विद टाइम आपकी बॉडी प्रोटीन लॉस करना शुरू कर देगी। आपका मसल मास, जो कि हम बाइसेप्स हैं, थाइज हैं, काफ मसल्स हैं, वो पतले होते जाएंगे। तो आप देखोगे डायबिटीज के जो बहुत पुराने केसेस होते हैं, जिनको 20 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, वो बहुत लीन दिखते हैं, सेंट्रली ओबीज होते हैं,
लेकिन उनके आर्म्स और ये लिम्स जो हैं, टांगे हैं, बाइसेप जैसे मैंने बताया, पतला दिखना शुरू हो जाता है क्योंकि उन्होंने मसल लूज कर दिया होता है उसमें। तो अगर आप बहुत ज्यादा डाइटिंग बहुत लंबे समय तक करते रहोगे तो आपकी बॉडी में प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रोटीन ले भी नहीं ले रहे हो, तो आपको इवेंचुअली मसल मास लूज हो जाएगा आपका। जी। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के ऊपर। सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं पहले डायबिटीज पेशेंट को? जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज को चेक किया जाता है आजकल शुगर लेवल से, है ना, एक मार्कर है। और ये वहम नहीं है, कई लोग इसको ऐसे फैलाते हैं कि शुगर लेवल आना नहीं आना वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, काफी समय से बढ़ रहा है, तो इवेंचुअली आपकी बॉडी के प्रोटीन को डीनेचर कर देगा, खराब कर देगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको ब्लड वेसल्स और आपके ऑर्गन्स खराब होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले अटैक करता है ब्लड वेसल्स पे और नर्वस सिस्टम पे, मतलब नर्व्स पे। इनको खराब कर दिया तो पूरी बॉडी उसके बाद लाइन लगा के एक एक ऑर्गन खराब होता चला जाएगा। अब इसमें सिम्टम्स जो है काफी समय तक, जब तक ये कॉम्प्लिकेशन नहीं आते तब तक आपको कोई सिम्टम नहीं आता। आपको हाँ ये लग सकता है कि मेरे को थकावट लग रही है, बार बार यूरिनेशन हो रहा है, मुंह सूख रहा है। अब ये भी क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन जो है आपकी बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा, और अगर ग्लूकोज आपको मिल नहीं रहा है तो ऑब्वियसली आपको लेथार्जी या थकावट फील होगी। अब ये बॉडी में जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज घूम रहा है तो निकलेगा कहाँ से? पानी में घुलने वाला सब्सटेंस है शुगर, तो पानी वाले रास्ते से ही बाहर आएगा, तो आपको बार बार यूरिन आता रहेगा, और बार बार यूरिन आने की वजह से आपको मुंह सूखेगा, पानी की कमी होने की वजह से। जी। कई बार तो जो एंशिएंट तरीके होते थे शुगर को पता करने के लिए, कई बोलते थे कि यूरिन अपना जमीन पे गिर दो तो चींटियां आ जाएंगी तो हो जाएगी। क्या और कौन से तरीके का बताए गए हैं? ये बिल्कुल है कि आपकी यूरिन से, जैसे मैंने बताया, कि शुगर ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो आपकी ब्लड में एक्स्ट्रा घूम रहा है, तो उस पर चींटियां भी चिपकेगी, मक्खियां भी चिपकेंगी, और थोड़े समय में आपके स्वेद से, मतलब आपके स्वेट से भी शुगर आना शुरू हो जाएगा, तो उस पर आपको मक्खियां, इंसेक्ट्स वगैरह ज्यादा परेशान करेंगे। लेकिन ये आजकल के सिस्टम में या आजकल के लाइफस्टाइल में ऐसा नहीं है, क्योंकि इतने कीड़े मकोड़ों में हम नहीं रहते हैं, तो ऐसे जज करना मुश्किल है। सर ऐसा भी कहा जाता है, कई लोग बोलते हैं कि इसका जो टेस्ट है वो उस पे हम रिलाई कर सकते हैं, कई लोग बोलते हैं कि इस पे रिलाई नहीं कर सकते, तो कौन से टेस्ट पे हम रिलाई कर सकते हैं डायबिटीज पेशेंट? अगर हम टेस्ट की बात करें तो इस पे रिलाई करने का ऐसा है कि हाँ बिल्कुल इसकी वैल्यू पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये ककेशियन लोग, जो गोरे लोग हैं, उनके हिसाब से सेट की जाती हैं, क्योंकि जितनी भी रिसर्चेज हैं ये सारी यूएस यूके यहाँ पे होती हैं। तो जो वैल्यूज वो, जबकि सबकी वैल्यूज, मतलब ब्लड शुगर लेवल है, विटामिन B12 है, विटामिन डी है जो आजकल बहुत प्रचलन में है, इस सब की वैल्यूज उन लोगों के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं है, इंडियंस के हिसाब से नहीं है। लेकिन ब्लड शुगर बढ़ना एक सच्चाई है। वैल्यूज मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या ओरिजिनल है, क्योंकि जो अभी चल रहा है, जैसे 100 से कम होना चाहिए आपका फास्टिंग, 140 से कम होना चाहिए आपका पोस्ट प्रेंडियल, मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद का। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट हमारे ऊपर लागू होता है, नहीं होता है, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता एक्चुअली। HbA1c 5.4 से 5.6 से आपका कम होना चाहिए 3 महीने का जो शुगर है जी। और 6.4 से ज्यादा होगा तो आपको डायबिटीज है। लेकिन ये हम पे लागू होता है नहीं, ये हमें नहीं पता। हाँ, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, टाइप 1 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। टाइप 1 के कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे GAD65, ICA, IAA, ये एंटीबॉडी टेस्ट है, मतलब क्या आपकी इम्यूनिटी आपके इंसुलिन के सेल्स को खराब कर रही है या नहीं कर रही है। अगर इनमें से कोई एक भी पॉजिटिव आता है, और साथ में बच्चे का या किसी भी लाइफ में किसी भी समय पर अगर आपको अचानक से बहुत ज्यादा शुगर स्पाइक हो रहा है, तो आपको हमेशा इनिशियली ये टेस्ट करवाने चाहिए। और साथ में आपका HbA1c, फास्टिंग शुगर डिरेंज्ड आता है, तो इसका मतलब है आपको डायबिटीज है। अगर सिर्फ ये तीनों में से कोई 2 टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, लेकिन आपके HbA1c, फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल नॉर्मल है, तो आने वाले 10 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। इनमें से कोई एक पॉजिटिव आता है और बाकी टेस्ट नॉर्मल है, तो आने वाले 15 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। जी। जनरली ये भी ककेशियन लोगों के लिए है, जो कि जो यूएस और यूके की रिसर्चेज हैं। हमारे इंडियंस के लिए कितना लागू होता है ये अभी भी नहीं पता। जी। अब हमने सिम्टम्स की बात कर ली, अब हम दिनचर्या और डाइट के ऊपर बात करेंगे। कहा जाता है कि हम दिनचर्या और डाइट को ठीक करके ही हम अपनी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं, तो दिनचर्या कैसी होनी चाहिए हमारी? अगर डायबिटीज स्पेसिफिक बात करें, हम लोग इसमें कार्डियो करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं। कपालभाति, प्राणायाम जितने भी हैं, मैं आपको चीज बता दूं, ये सभी के सभी कार्डियो में आते हैं, ठीक है। कार्डियो वो एक्सरसाइज होती है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। आप रनिंग करोगे तो आपको मसल से ज्यादा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट होगा।
ठीक है, तो वो कार्डियो में आएगा, आपका हार्ट की पंपिंग ज्यादा इंक्रीज होगी। लेकिन जो आसन, योगा में भी ऐसे आसन है जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में आते हैं, जैसे वेट ट्रेनिंग हो गया, जैसे आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो सूर्य नमस्कार करते हो या कोई भी हठ योग का कोई भी आसन करते हो तो वो आपका रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में आता है। तो डायबिटीज के लोगों के लिए सिर्फ कार्डियो नहीं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इवेंचुअली आपका मसल मास लूज होना शुरू हो जाएगा जी, है ना। और ज्यादातर लोग जो है ऑब्वियसली जो मेडिसिन खाते हैं वो सिर्फ ब्लड शुगर लेवल लो करेगा, जो मेटाबॉलिक एरर है, जो आपके विक्टिम सेल्स हैं इंसुलिन के जो बनाने वाले बीटा सेल्स हैं वो बीमार है, उनको ठीक नहीं करने वाला। ठीक है, तो इवेंचुअली आपने मसल मास लूज करना ही करना है जी, तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज उसको बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप चाहे वेट ट्रेनिंग कीजिए कार्डियो के कॉम्बो में, या फिर आप प्राणायाम कीजिए और हठ योग के कॉम्बो में। जी, ये आपके लिए डाइट एक्सरसाइज का हो गया। उसके बाद आपने पूछा कि लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल में आपको स्लीप का ध्यान रखना है। जो नींद है वो सबसे जरूरी रीजनरेशन का मैकेनिज्म है बॉडी में। जी, अगर आप 8 घंटे अच्छे से सो रहे हो तो आपकी बॉडी रीजनरेट करती है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है और बार बार या आपको नींद नहीं आती है तो आपकी बॉडी को रीजनरेशन का समय नहीं मिलता है, और नए सेल्स तभी बनेंगे अगर रीजनरेशन अच्छा होगा। जी, फिर आपने बात की डाइट की। डाइट में 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। आयुर्वेद में होता है अध्यशन। अध्यशन मतलब वही आपने कुछ खाया है, वो पचा नहीं है, उसके बाद आपने फिर कुछ खा लिया। मार्केट से आप कुछ खा के आए हो, घर आके खाना खाना पड़ेगा तो ऊपर से खाना खा लिया, या खाना खा के आप बाहर गए हो टहलने, वहां आपने आइसक्रीम खा ली। तो ये अध्यशन है कि आपने पहले वाला डाइट खाया, डाइजेस्टिव एंजाइम अभी उसको पचाने में लगे हैं, उसकी मोटिलिटी में लगे हैं, आपने ऊपर से एक और बोलस डाल दिया, जी, तो ऐसे में आपका डाइजेशन बिल्कुल खराब होगा। जी, ऐसे में आपको जो बचने वाले मेटाबोलाइट है वो बॉडी में घूमेंगे। वो सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कर सकते हैं, आपको थायराइड भी कर सकते हैं, आपको आईबीडी भी कर सकते हैं, कोई भी बीमारी पैदा कर सकते हैं। जी, ठीक है, फिर उसके बाद है समशन। समशन होता है कि मैं दो चीजें, एक चीज मेरे को फायदा देने वाली है और दूसरी चीज नुकसान देने वाली है, दोनों साथ में खा रहा हूँ। दूध फायदा देने वाला है, जी, लेकिन उसके साथ में कोई खट्टी चीज खा रहा हूँ, अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ दूध के साथ, तो ये समशन है। और यही विरुद्धशन है कि दो चीजें आप मिला के ऐसी खा रहे हो जो आपकी बॉडी में जाने के बाद एक ना तो एक पचेगा ना दूसरा बचेगा, एक दूसरे को खराब करेंगे। तो इन चीजों से बचना है। और उसके बाद आपने, जब आपको डायबिटीज है तो आपने डाइट ऐसा लेना है ऑब्वियसली जिसमें कार्ब्स कम हो, फैट कम हो, थोड़ा प्रोटीन हो, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए। साथ साथ ये पूरा कॉम्बो में काम करेगा, साथ साथ में आपको एक्सरसाइज रखनी है। और तीसरा, जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा नहीं कि इसमें इलाज क्या होता है, जी, है ना, तो साथ साथ में आयुर्वेद में जो इलाज किया जाता है उसको उसमें एक रसायन थेरेपी है। रसायन थेरेपी तो सेल्स को रीजनरेट करती है। अगर एक बीमार सेल है उसने मरना है, आज नहीं तो कल उसकी एक एज है, उसके बाद वो मर जाएगा। जी, लेकिन जो नया बनने वाला सेल है वो अच्छा बने, उसके लिए रसायन थेरेपी होती है। जी, वो आपको साथ साथ वो मेडिकेशंस करनी है। इसमें आपको क्विक फिक्स के लिए नहीं जाना जी, कि अगर कोई आपको कोई नुस्खा बता रहा है कि आप एक हफ्ता भर कीजिए आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। जी, ये एक मेटाबॉलिक एरर है। इस तरह की विचारधारा को छोड़कर ही आप इसको ठीक कर सकते हैं। और ये कंसिस्टेंसी चाहता है, आपको लंबा समय तक, साल 2 साल 3 साल लगातार ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। नहीं तो अगर आप कुछ खा रहे हैं, आप डाइट कर रहे हैं, आप सिर्फ फ्रूट खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, तो ऑब्वियसली वो सिंपल कार्ब्स हैं, वो जितना पचेगा पचेगा, बाकी बाहर आ जाएगा। तो थोड़े समय के बाद आपकी शुगर लेवल लो हो जाएगी, लेकिन वो कुछ दिन के बाद फिर से रिलैप्स करेगा। जी। इसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए कम से कम 1 से 2 साल आपको अपने शरीर को देने चाहिए। सर, इसके ऊपर हम दिनचर्या की बात कर रहे थे, तो दिनचर्या में आयुर्वेद में कहा जाता है 2 जून भोजन का, मगर डायबिटीज पेशेंट को बार बार भूख लगती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाने का मन करता है, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन होगा? जो ये बार बार भूख लगने का कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि आप खाना खा रहे हो, ग्लूकोज बन रहा है, लेकिन बॉडी को मिल नहीं रहा है, क्योंकि आपकी चाबी जो है वो डीनेचर्ड है, चाबी खराब हो गई है, जी, कि आपके पास चाबी है ही नहीं, तो दरवाजा खुलेगा नहीं, ग्लूकोज जाएगा कैसे अंदर? तो ग्लूकोज नहीं जाएगा तो बॉडी डिमांड करेगी। तो उसके अलग अलग सिग्नल्स होते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मेरे को भूख लगी है। अब जितना भी खा लोगे आपकी बॉडी को फिर से भूख लगती रहेगी। जी, ठीक है, तो जैसे जैसे आपको ये समझना पड़ेगा कि वो भूख ठीक भूख नहीं है। जैसे जैसे आप अपना लाइफस्टाइल सुधारोगे, मेडिकेशंस करोगे, मैं ये नहीं बोला कि आप जो अगर इंसुलिन लगाते हो तो बंद कर दीजिए, आप टैबलेट्स खाते हो तो बंद कर दीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके जो मैंने बताया कि कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, उसको थोड़ा धक्का देता है।
अगर 6 महीने में होगी तो वो 1 साल में होगी अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं, जी। लेकिन होगी जरूर। तो अगर आप अपना ब्लड शुगर लेवल थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपको ये भूख जो बार बार लग रही है अपने आप कम हो जाएगी। डायबिटीज पेशेंट को क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? बिल्कुल नहीं खाने पीने वाला ऐसा है कि अगर जैसे मैंने बताया कि जो शुगर स्पाइक करते हैं चीजें, है ना, जैसे आप मीठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अब मीठे का अल्टरनेटिव क्या है? ये बहुत अच्छा एक अल्टरनेटिव आयुर्वेद में बताया है। आपने मधु लेना है, मतलब हनी लेना है। जी। बॉडी के लिए मीठा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है मीठा। लेकिन आप नॉर्मल मीठा जो कन्वेंशनल गुड़ से बनता है, गन्ने से बनता है, वो नहीं ले सकते क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। जी। चावल है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, वो आप नहीं ले सकते। लेकिन बॉडी को कार्ब्स चाहिए, तो ऐसे में उन्होंने बोला है कि अगर मीठे के रूप में लेना है तो शहद लीजिए, ग्रेन्स में लेना है तो चावल बिल्कुल नहीं लेना है आपने, कनक भी बहुत कम लेनी है, आप जौ लीजिए, आप बारले लीजिए, है ना, ये जो मिलेट्स होते हैं सारे के सारे, अब वो लीजिए, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, फाइबर ज्यादा है, लेकिन प्रोटीन और कार्ब्स आपकी बॉडी को जितना चाहिए वो प्रोवाइड कर रहा है। जी। सर, डायबिटीज में कई लोग बोलते हैं कि आपको मीठा खाना चाहिए, जैसे मीठे फल खाने चाहिए। कई लोग बोलते हैं मीठे फल नहीं खाने चाहिए, क्या खाने चाहिए? इसमें जो है कारण ये है कि जो इसमें शुगर कंटेंट होता है, जैसे आपने बोला कि मीठे फल खाने चाहिए, फलों में फ्रक्टोस होता है। जी। जो हम गन्ने से बना जो पदार्थ खाते हैं उसमें सुक्रोस होता है। सुक्रोस जब टूटता है तो बॉडी में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है बहुत ज्यादा सिक्रीट करता है। जब फ्रक्टोस टूटता है तो वो कम होते हैं और शॉर्ट चेन्ड होते हैं। शॉर्ट चेन्ड का मतलब क्या है कि ये समझ लीजिए जितना शॉर्ट होगा चेन उतना उसको तोड़ने में कम मेहनत लगेगी। जी। तो फ्रक्टोस बहुत जल्दी से टूटेगा, जल्दी से एनर्जी देगा, जल्दी से खत्म हो जाएगा। लेकिन सुक्रोस बॉडी में घूमेगा, उसको पचाने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा इंसुलिन और डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए। जी। ठीक है, तो बॉडी का जोर लगवाएगा बेसिकली। तो इस वजह से बोला कि आप फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, लेकिन है भी वो शुगर ही। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपने जर्नलाइज आइडिया में पूछा, मैंने जर्नलाइज आइडिया में आपको आंसर दिया। लेकिन अगर किसी पेशेंट का शुगर लेवल 300 रह रहा है, उसके लिए तो फ्रक्टोस भी बुरा है। जी। है ना, तो ये चीजें देखकर पर्सनलाइज की जाती है। कई डॉक्टर ये भी बोलते हैं सर कि हम सुबह खाना खाने से पहले अगर हम फल खाएंगे तो ठीक रहेगा, अगर हम उसके बाद खाएंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फल खाते हैं तो वो नुकसान करता है शरीर को, क्या ये भी ठीक है? ऐसा है कि फ्रूट में होता है फाइबर बहुत ज्यादा, ठीक है, और उसमें एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। इसमें जनरली मैं सिर्फ लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा कोई कारण है कि ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता भी है तो उसका कारण ये हो सकता है कि अगर आप खाना खाने के बाद फ्रूट्स लेते हैं, जैसे हम खाने के बाद पानी लेने के लिए मना करते हैं कि पानी ले लेना, डाइजेशन वीक हो जाएगा। अगर आप खाना खाया उसके बाद आपने फाइबर कंटेंट ज्यादा ले लिया, तो फाइबर बेसिकली डाइजेस्ट नहीं होता है बॉडी में, ठीक है, तो आपका खाना भी, और फ्रूट में पानी भी बहुत ज्यादा होता है, तो आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा ही है ये मैं नहीं बोल रहा। तो सर, हम डायबिटीज को ठीक करने के ऊपर बात करते हैं, इसमें आयुर्वेद में क्या बताया गया है? आयुर्वेद में जो इसका इलाज है वो पंचकर्मा से शुरू होता है कि डायबिटीज का जो पेशेंट है उसमें आपने पंचकर्मा करना है आते ही। अब पंचकर्मा काम कैसे करता है? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बॉडी में मेटाबोलाइट घूम रहे हैं जी, उसको निकाल लोगे कैसे? सिर्फ दवा से निकलेगा? नहीं निकलेगा, वो सेलुलर लेवल तक पहुंच गया आपके। तो उसको फ्लश करने के लिए, अब कोई भी आपने कोई कपड़ा पेंट करना है, अब सबसे पहले उसका पुराना कलर है वो निकालते हो। उसी तरह से पंचकर्मा काम करता है कि ब्लड को एक बार वॉश कर देता है, बॉडी को एक बार वॉश कर देता है, तो आपको एक रीसेट मिल जाता है। जैसे फोन आपका हैंग हो रहा है, आपने रीसेट कर दिया, आपको एक बार के लिए रीसेट मिल जाता है, फिर आप उसका एरर जो है इजीली ठीक कर सकते हैं। अब इसमें एक और बात है कि क्या डायबिटीज में ही ऐसे काम करता है पंचकर्मा या सभी में ऐसा काम करता है? सभी बीमारियों में एक लेवल के बाद आयुर्वेद में लिखा है कि जब व्याधि बहुदोषज हो जाए, मतलब क्या है, उस स्टेज तक पहुंच जाए कि जब आपको मेडिसिन देने से वो ठीक ना हो पाएगी, इतनी समस्या बढ़ चुकी है कि आप दवा दे रहे हो लेकिन आराम नहीं आ रहा है, तो उस समय पे पंचकर्मा करना चाहिए। सर, ये तो हमने कई बार सुना है, कई एलोपैथिक डॉक्टर भी ओपन माइक पे भी बोल के आए हैं कि अगर आप पंचकर्मा करोगे तो आप 100 साल तक स्वस्थ रह सकोगे। और आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है डायबिटीज का, मैं ये जान रहा था आपसे। सबसे पहले उन्होंने बोला कि पंचकर्मा कीजिए, पंचकर्मा से एक बार वॉश कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा मेटाबोलाइट्स हैं वो निकाल दीजिए। ये भी मैं जनरलाइज्ड उसमें बात कर रहा हूँ, पर्सन टू पर्सन ये इलाज वेरी करता है जी। उसके बाद जो है आप उसको रसायन चिकित्सा दीजिए, साथ साथ वो मेडिसिन दीजिए जो अग्नि को, मैंने बताया था ना शुरू में कि अग्नि मेटाबॉलिज्म है, जो मेटाबॉलिज्म को रेक्टिफाई करे।
है ना, जो विक्टिम सेल्स हैं वो ठीक हो पाए, जी जो भी उसमें कचरा फंसा है, क्योंकि डायबिटीज बोला गया कि कफ और मेद से बढ़ती है। जी कफ वो सब्सटेंस है बॉडी में जो जगह जगह पे चिपक जाता है, और मेद क्या है, मेद जो लिपिड्स फैट्स जो जगह जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ये सब चीजें हैं। अगर इसको निकाल दिया जाए तो सेल्स अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, जी उनका सेंसर दोबारा रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये टाइप 2 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है कि हाँ, अग्नि को रेगुलेट करने की जो मेडिसिन हैं, जैसे दीपन पाचन क्रियाएं होती है, उसमें काफी सारे द्रव्य होते हैं, ठीक है। तो आप उनसे बनी हुई मेडिसिन जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ साथ में आपको रसायन थेरेपी देना जरूरी है। रसायन का मतलब है जो नया सेल बनेगा वो हेल्दी बने, जी तो उसके लिए अलग अलग चीजें यूज की जाती हैं। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस दी जाती है शिलाजीत को जी डायबिटीज में, क्योंकि शिलाजीत एक ऐसा रसायन है जो आपकी बॉडी में सेल्स तो नहीं बनाएगा लेकिन कफ और मेद को नहीं बढ़ाएगा। जी तो बिल्कुल इसके क्राइटेरिया में फिट हो रहा है। लेकिन ऐसे और भी रसायन द्रव्य हैं या फॉर्मुलेशंस हैं जो यूज की जाती हैं। और क्या क्या घरेलू उपाय हो सकते हैं इसके? घरेलू उपाय मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन घरेलू उपाय से सिर्फ डायबिटीज ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है। जी तो एक सीजनल उपाय मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे वर्षा ऋतु चल रही है, बारिश का मौसम है। इस मौसम में एक प्लांट उगता है भूमि आंवला, जी आपने शायद उसके बारे में सुना भी होगा। छोटा सा प्लांट है, देखने में ऐसा लगता है जैसे पत्ते आंवला के होते हैं, उस पे फ्रूट भी ऐसा लगता है जैसा आंवला का होता है। उसका आप जूस निकालिए, जी थोड़ा पानी डाल के 30 to 40 ml जूस निकालिए, उसमें 1 से 2 ग्राम काली मिर्च का पाउडर डालिए, खाली पेट हर रोज लेना है। इससे ये मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करता है। लेकिन ये टाइप 1 वालों के लिए नहीं है। अगर टाइप 1 वालों ने लेना है तो उसमें काली मिर्च नहीं डालना है, जी ठीक है। दूसरा है कि आप आंवला और हल्दी इसको मिक्स कीजिए पाउडर फॉर्म में। सुबह शाम खाने से 1 घंटा पहले 3 ग्राम आंवला और 2 ग्राम हल्दी इसका पाउडर लीजिए सिंपल पानी से, ठीक है। और खाने के बाद जो है मोरिंगा शायद आपने सुना होगा, जी शुभांजन का जो प्लांट है, तो उसके पत्तों का चूर्ण वो आप 5 ग्राम सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं। कई लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग डायबिटीज के लिए फायदेमंद होती है, कई लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग फायदेमंद नहीं होती। क्या सच में फायदेमंद होती है या नहीं होती? इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शुगर लेवल को लो करने का या कंट्रोल में रखने का बहुत अच्छा तरीका है। जी जब तक आपकी मेडिसिन काम करेंगी, जब तक आपके सेल्स नए नहीं बन जाते, जब तक वो अच्छा काम नहीं करने लग जाते, तब तक आपको शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना है ताकि आपको कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाएं। जी तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, या जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि फ्रूट्स खाते हैं, दूसरा खाना थोड़ा कम खाते हैं, तो आप उसको कंट्रोल में रख पाओगे। लेकिन हर दिन के बेसिस पे आपको उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के चक्कर में न्यूट्रिशन ही ना लो। जी अगर आप न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो आप ज्यादा बीमार पड़ सकते हो, वीक पड़ सकते हो, है ना। मसल मास लूज होना बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डायबिटीज में, जो ध्यान रखना होता है। डॉक्टर शुभम, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि क्विक फिक्स के पीछे मत जाइए। ये एक मेटाबॉलिक एरर है, इसको ठीक होने में समय लगता है। एक एफर्ट चाहिए इसको कॉन्टिन्यूस, 1 से 2 साल इसको दीजिए। और एक्सरसाइज में कार्डियो और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज दोनों कीजिए। और मेडिसिन में हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो भी आप एलोपैथिक ड्रग्स ले रहे हैं वो सिर्फ एक समय के लिए आपकी हेल्प करेंगी, उसके बाद उन्होंने हेल्प नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ दीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि साथ में आयुर्वेद को अपनाइए, ऑथेंटिक आयुर्वेद को अपनाइए, क्विक फिक्सिक्स को नहीं, जी ठीक है। और 1-2 साल अपनी बॉडी को दीजिए। क्या आयुर्वेद डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक कर सकता है? बात यहाँ आयुर्वेद की नहीं है कि आयुर्वेद कर सकता है नहीं कर सकता। मैं ये बोल रहा हूँ कि एलोपैथी नहीं कर सकता। मतलब हम मैनेज कर सकते हैं डायबिटीज डायबिटीज आयुर्वेदा के साथ क्योर हो सकता है। जो मैंने अभी आपको 3 चीजें बताई हैं, एक्सरसाइज, अपना डाइट पैटर्न, ठीक है, और आयुर्वेदिक ड्रग्स या आयुर्वेदिक थेरेपी जिस तरह से हम यूज करते हैं, इन तीनों को इम्प्लाई करने से, इन तीनों को यूज करने से, कंसिस्टेंट रहने से 1-2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, ये आप किस कंडीशन में ये डिपेंड करता है, डायबिटीज ठीक हो सकती है। लेकिन जो लोग डायबिटीज 20 साल से परेशान हैं, जिनकी किडनीज खराब हो चुकी हैं, वो लोग, उन लोगों को सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। जी डॉक्टर शुभम, हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? मैं पटियाला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, थापर यूनिवर्सिटी के पास। अगर आप वर्धा आयुर्वेदा करके, पटियाला करके आप सर्च करेंगे तो आपको लोकेशन भी मिल जाएगी। और इस वीडियो में मैं फोन नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर शुभम, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।